नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं आज आपको महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है, उद्धव ठाकरे का दांव क्या है, शरद पवार की चाल क्या है और फडणवीस क्या करेंगे, एक एक खबर आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की तारीख घोषित करी और सब पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हो गई। पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन में वोट डाले जाएंगे। वोट डालने की तारीख है 20 नवंबर और मतगणना की तारीख रहेगी 23 नवंबर। मतलब आज से एक महीने से भी कम समय में यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर मोदी के नाम पर भाजपा को वोट करेगी या फिर पिछले 5 साल के सियासी भूचालों को याद रखेगी और इंडिया अलायंस के महाअघाड़ी गठबंधन को बहुत भारी सीटों से जिताएंगे ताकि भाजपा फिर से सरकार गिराकर अपनी सरकार ना बना सके। कुछ ऐसा करेंगे। वैसे तो हर चुनाव जरूरी होता है, लेकिन देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद 2 ऐसे चुनाव हैं जहां पर सबकी नजर रहती है। एक दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव और दूसरे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई शहर, जहां एक तरफ दिल्ली देश की राजधानी है, वहीं मुंबई बिजनेस और एंटरटेनमेंट की राजधानी है और आने वाले कुछ महीनों में दोनों जगह चुनाव होने हैं। अब चूंकि महाराष्ट्र चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, तो आज महाराष्ट्र की राजनीति को समझ लेते हैं, देखते हैं कौन कितने पानी में है। पहले कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ है। कई रिश्ते टूटे हैं, दिल टूटा है और कई गठबंधन बने हैं। आपको याद दिला दूं कि 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 288 के सदन में भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की ही 122 सीटें थी और साथ में थी भाजपा की सबसे पुरानी साथी शिवसेना 63 सीटों के साथ। इसलिए आराम से बहुमत की सरकार 5 साल तक चलती रही और फिर इसी तरह मिलजुल कर भाजपा और शिवसेना ने 2019 का चुनाव भी जीता। 105 और 56 सीटें लेकर भाजपा और शिवसेना ने 2014 जितना बेहतर प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें साथ में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि बहुमत के लिए बस 144 सीटें चाहिए थी और इनके पास 161 सीटें थी। बड़ी पार्टी होने की हैसियत से भाजपा का मुख्यमंत्री फिर से बनना तय था। शिवसेना के नेताओं को हमेशा की तरह ठीक ठाक मंत्रालय भी मिलते, लेकिन फिर जो हुआ वो भाजपा सोच भी नहीं सकती थी। भाजपा खुद जोड़ तोड़ में माहिर है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भाजपा का खेल उसी के साथ खेल दिया। चुनाव के नतीजों के 3 दिन बाद शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। शिवसेना के नेताओं के मुताबिक वो भाजपा के जूनियर पार्टनर बने नहीं रहना चाहते थे, ताकि बाला साहब ठाकरे तो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने और अपने बेटे के लिए एक मजबूत राजनीतिक भविष्य चाहते थे। कांग्रेस और शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। भाजपा के साथ ये कभी भी संभव नहीं हो पाता कि उद्धव ठाकरे इतनी आसानी से मुख्यमंत्री बन जाते। हालांकि इतना आसान भी नहीं था। एमएलए की जोड़ तोड़ करके औरों को बना बनाया बहुमत बिगाड़ने वाली भाजपा भला अपने हलक से निवाला कैसे जाने देती। एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। फडणवीस को गवर्नर कोश्यारी ने रातों रात शपथ भी दिलवा दी। सुबह हुई नहीं, हम लोग उठे तब तक शपथ गिराना, लेकिन हर जगह थू-थू हुई, क्योंकि सीटों के आंकड़े इनके साथ नहीं थे। लोग इतने बहुमत में नहीं थे। फडणवीस को 1 हफ्ते के अंदर ही उद्धव ठाकरे के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ी। उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के आसपास सरकार चलाई। इस बीच कोरोना महामारी भी आई। उसमें महाराष्ट्र सरकार के काम की पूरी दुनिया में सराहना हुई। बहुत बेहतर तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस आपदा में महाराष्ट्र को बचाया। उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के काम का परंपरागत तरीका शिवसेना से थोड़ा अलग था। शिवसेना हमेशा से कट्टर हिंदुत्व एजेंडा के लिए जानी जाती थी, लेकिन उद्धव चाहते थे कि शिवसेना को हर धर्म की पार्टी के रूप में पहचान मिले। बस इसी मौके की तलाश में भाजपा बैठी थी। जून 2022 में शिवसेना के खास नेता एकनाथ शिंदे अपने साथ 36 विधायकों को लेकर गायब हो गए। पहले गुजरात के सूरत में डेरा डाला और फिर असम के एक रिजॉर्ट में।
जाहिर सी बात है, सब कुछ भाजपा के साथ मिल बैठकर हो रहा था। एकनाथ शिंदे ने अलग होने का बहाना भी यही दिया। उनके अनुसार उद्धव के नीचे शिवसेना वो हिंदू पार्टी नहीं रही जो होनी चाहिए थी। हालांकि खेल सारा सत्ता का था। एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने की बड़ी तमन्ना ठाकरे परिवार के नीचे कभी पूरी नहीं हो सकती थी, और दूसरी तरफ भाजपा बस हर हाल में शिवसेना की सरकार गिराना चाहती थी। इसलिए एकनाथ शिंदे केवल 36 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बन गए। वहीं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस खून का घूंट पीकर उप मुख्यमंत्री बन गए। बनना नहीं चाहते थे, लेकिन नड्डा और बाकी पार्टी पीछे पड़ गई कि डिप्टी सीएम बनो, और बनना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे को दे दिया, क्योंकि ज्यादा विधायक उधर थे। ना भी होते तो चुनाव आयोग तो गुलामों की तरह वैसे भी रहता है। उद्धव ठाकरे ने बहुत हाथ पैर मारे, हासिल कुछ नहीं हुआ। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को एकनाथ शिंदे और बाकी शिवसेना विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, और अगर उद्धव फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं देते तो कोर्ट वापस उनकी सरकार बनवा देता। लेकिन ये सब तो सांप निकलने के बाद लाठी पीटने जैसा है। आज का सवाल ये है कि 1 महीने बाद जनता क्या याद रखेगी, क्या भुला देगी। आइए एक एक करके कुछ बड़े कारण देखते हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र का चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि भले भाजपा ने हरियाणा जीत लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र का शतरंज हरियाणा जितना सीधा नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव का हमेशा से सबसे बड़ा फैक्टर रहा है मराठी अस्मिता, यानी मराठी होने का गौरव। इस गौरव को सबसे बड़ी ठेस लगी जब 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भरभराकर टूट के गिर गई और बताया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। ये सिंधुगढ़ इलाके के मलवान किले में लगी थी। शिवाजी महाराज को पूरे देश में ही आदर से देखा जाता है, और मराठी लोगों के बीच वो किसी भगवान से कम नहीं है। पिछले साल दिसंबर में खुद मोदी जी ने 35 फीट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण किया था, क्योंकि क्रेडिट लेने में तो मोदी जी सबसे आगे रहते हैं। अब मूर्ति बनाने का क्रेडिट लिया था तो उसके टूटने की जिम्मेदारी भी मोदी को लेनी पड़ती। मोदी ने कहा, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मोदी जी समझ गए थे कि महाराष्ट्र मणिपुर नहीं है जिसे जलने के लिए छोड़ दिया जाए और एक दौरा भी ना करें। बहुत बड़ा प्रदेश है, 48 लोकसभा की सीटें हैं, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें देने वाला राज्य है। काश मणिपुर के पास भी इतनी सीटें होती तो वो भी मोदी जी को बुला पाता। मगर क्या ये माफ़ी काफ़ी है? शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, कोरा भ्रष्टाचार था। मूर्ति के नट बोल्ट में जंग लगा था, बनाने के डिजाइन में कमियां ही कमियां थी। मूर्तिकार और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या मोदी की माफ़ी में मराठी मानुस की गंभीरता दिखेगी? मुझे तो नहीं दिखी, आप देखकर बताइए। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। गर्दन अभी भी तनी हुई है, आवाज में पश्चाताप नहीं है। लग रहा है माफी मांगकर किसी पर एहसान कर रहे हो। अब आप कह सकते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री है, उनका इतना कहना काफी है। लेकिन जब बात अस्मिता की आती है तो मराठी मानुस किसी को भी अपने गौरव से ऊपर नहीं देखता। अब ये विपक्ष पर निर्भर करता है कि वो इस मुद्दे के साथ जनता से संवाद करेंगे या नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, वो है कि कौन किसके साथ गठबंधन में है। शिवसेना की हम बात कर ही चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने बहुत कोशिश की, ये दिखाना चाहा कि बाला साहब की विरासत के असली हकदार वो हैं, मगर जनता ने तो बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे को ही उनकी विरासत का हकदार नहीं माना। 2006 से आज 18 साल हो गए, राज ठाकरे अब भी हाशिए पर ही बैठे हैं। तो फिर एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना और बाला साहेब का उत्तराधिकारी जनता कभी नहीं मानेगी। लोकसभा के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली, वहीं एकनाथ की शिवसेना को 7 सीटें। लेकिन ये जितनी कांटे की टक्कर लग रही है उतनी थी नहीं। कल्याण और ठाणे जैसे मुंबई के बाहर के इलाके हमेशा से एकनाथ शिंदे का गढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई इलाके में एकनाथ शिंदे केवल 1 सीट जीत पाए, वो भी केवल 48 वोटों के अंतर। ये सीट कैसे जीती जाती हैं 48 वोटों वाली, आप उससे बेहतर समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव मुंबई में 6 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रहे। राज्य के चुनाव तो और भी ज़्यादा लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं।
यहाँ ये सवाल और भी बड़ा होगा कि क्या एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया या उन्होंने शिवसेना को आजाद कराया, जैसा वो दावा करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि यह मुद्दा अभी भी गर्म है। एकनाथ शिंदे को अगर जनता ने नकार दिया तो भाजपा की सीधे सीधे हार तय है, क्योंकि भाजपा के दूसरे साथी को जनता बिल्कुल ही नकार चुकी है, जिसका नाम है अजीत पवार। सरकार चाहे किसी की बने, इन्हें सत्ता का इतना नशा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने पहुंच जाते हैं। गठबंधन का जोड़ना तोड़ना ऐसा करते हैं कि नीतीश कुमार को भी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। शरद पवार की इन्होंने केवल पार्टी नहीं तोड़ी, साथ ही चाचा शरद पवार का मजाक भी उड़ाया। लेकिन शरद पवार ठहरे महाराष्ट्र राजनीति के भीष्म पितामह। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन नतीजों ने भतीजे का मुंह बंद कर दिया। शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली, वहीं अजीत पवार की पार्टी को केवल 1 सीट। इनकी अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी बहन यानी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से 1.5 लाख वोटों के भारी अंतर से हार गई। अजीत पवार भाजपा के गठबंधन की वो हड्डी हैं जिसे भाजपा से ना निगलते बन रहा है ना उगलते हुए। अगर साथ छोड़ दिया तो ये वोट कटेंगे और साथ में रखा तो सीटें देनी पड़ेंगी, जहां शरद पवार से सीधे मुकाबले में ये पक्का हारेंगे ही। भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई की बात भी कर लेते हैं। 13 लोकसभा सीटों के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहले या दूसरे स्थान से काफी दूर नजर आती है। 2019 में जहां भाजपा ने 105 सीटें जीती, कांग्रेस को 44 सीटों के साथ चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग की ताकत भी घटी है। देखने की बात यह होगी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस को कितनी सीटें लड़ने के लिए देते हैं। कांग्रेस के अंदर ये मंथन का विषय रहेगा कि क्या वो शिवसेना और शरद पवार की जूनियर पार्टी बनना पसंद करेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपना दावा ठोक दिया है। वो 8 से 10 सीटें चाहते हैं, जिसमें सौरभ भास्कर के पति फहद भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। या फिर कांग्रेस कोई पैतरा लगाकर कम से कम बराबरी का सौदा अपने लिए निकालेगी, ये भी लोग सोच रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक लोकल चेहरे की जरूरत है। भाजपा में वो चेहरा फडणवीस हैं, शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एनसीपी के लिए शरद पवार परिवार। वहीं कांग्रेस ने अपने बूढ़े, हारे और थके हुए अशोक गहलोत को महाराष्ट्र चुनाव का ऑब्जर्वर बनाया है। यही गहलोत जी हरियाणा के ऑब्जर्वर भी थे और पहले खुद राजस्थान चुनाव हार गए थे। अगर कांग्रेस के अपने टोपी से कोई नया कबूतर नहीं निकाला और इस तरह दांव चलती रही तो महाराष्ट्र में उसके लिए सरकार बनाना तो दूर, वजूद की लड़ाई लड़ने की नौबत आ जाएगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी महाराष्ट्र में कांग्रेस को। राहुल गांधी को जरूरत है कि वो हर राज्य में एक नए चेहरे को तलाश करें, ऊर्जा से भरे हुए चेहरे को तलाश करें, उन्हें मौका दें। लोकसभा चुनावों में भी संविधान को खतरे वाली बात ने कांग्रेस को भाजपा के ऊपर महाराष्ट्र में बढ़त दिला दी थी। लेकिन आने वाला चुनाव लोकल चेहरे और लोकल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लोकल मुद्दे नहीं हैं। शिवाजी महाराज के बाद सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। पिछले कई सालों से एक मुद्दा बार बार उठ रहा है। सारे नए उद्योग धंधे महाराष्ट्र को छोड़कर गुजरात जा रहे हैं। 2022 में वेदांता और फॉक्सवैगन मिलकर महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने वाले थे। सब कुछ फाइनल था, लेकिन अचानक उन्हें गुजरात सरकार से करार कर लिया। $20 बिलियन का यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकलकर गुजरात पहुंच गया। यह अचानक हुआ या इसके पीछे मोदी और शाह की राजनीति थी, ये शोध का विषय है। क्योंकि इसके कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी ने बयान दिया था। उनका कहना था कि मुंबई के उद्योग में बड़ा योगदान गुजराती, राजस्थानी और मारवाड़ियों का है। अगर वो चले जाएं तो मुंबई वित्तीय राजधानी नहीं रहेगी। प्लानिंग के तहत दिया गया बयान था। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने इस बयान से किनारा करने की पूरी कोशिश करी, कामयाब नहीं हुए। ये बयान महाराष्ट्री मानुष के दिल पर लगा। लेकिन सब जानते हैं कि हमारे देश में गवर्नर सीधे सीधे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ना तो मोदी जी ने खुद बयान का खंडन किया और ना अपने गवर्नर पर कोई कार्रवाई की। वेदांता का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट शिफ्ट होना कोई अपवाद नहीं था। कुछ हफ्ते बाद ही 30 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट बनाने की आधारशिला गुजरात में रख दी। 22,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट पहले नागपुर में लगना था। उसके बाद सेफ्रॉन नाम की फ्रेंच कंपनी ने भी नागपुर से अपना प्रोजेक्ट हटा लिया। एक के बाद एक उद्योग धंधे महाराष्ट्र से जाने लगे और गुजरात जाने लगे। 2017 में महाराष्ट्र वो राज्य था जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्री थी।
इसी साल गुजरात आगे निकल गया और उसने महाराष्ट्र से 193 फैक्ट्रियां ज़्यादा हासिल कर ली। 2019 आते आते ये अंतर बढ़कर 2800 फैक्ट्रियों से भी ज़्यादा हो गया और ये फासला लगातार बढ़ रहा है। इस बात से साफ है कि मोदी सत्ता तो हर राज्य में चाहते हैं, लेकिन सत्ता का सुख बस गुजरात को देना चाहते हैं। मोदी जी के दो खास दोस्त अंबानी और अडानी भले रहते मुंबई में हैं, लेकिन दोनों गुजराती हैं। घर मुंबई में भी और घर गुजरात के अहमदाबाद में भी। अडानी अहमदाबाद में रहते हैं, अंबानी मुंबई में रहते हैं। इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी गुजरात में ही हैं, चाहे अंबानी का जामनगर प्लांट हो या फिर अडानी का मुद्रा पोर्ट, दोनों गुजरात में हैं। रोजगार के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मुंबई आजकल एक गैस चैम्बर में बदल रही है। वो तो साथ में समंदर है, इसलिए कुछ हद तक बचाव है, लेकिन फिर भी हर जगह तो कंस्ट्रक्शन में मुंबई में सांस लेना दूभर हो गया है। भाजपा सरकार के पास इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। सवाल बस ये है कि विपक्ष इस मुद्दे पर जनता को अपने साथ जोड़ पाता है या नहीं। जब दिल्ली में केजरीवाल महिलाओं के लिए बस की सवारी मुफ्त करते हैं तो भाजपा और मोदी उसे फ्री की रेवड़ी बताते हैं, लेकिन पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के तहत सीधे खाते में हर महीने कैश का लुभावना वादा कर रही है। ये वादा भाजपा को लगता है कि उसके पाले में महिलाओं को घुमा सकता है। ऐसे ही युवाओं के लिए लड़का योजना बनाई है। उनको लगता है कि नौजवान उससे इस योजना की तरफ आ जाएंगे, लेकिन अगर सच्चे और सटीक सवाल पूछे जाएंगे तो भाजपा को पसीने आ सकते हैं। पिछले 10 सालों में से 8 साल भाजपा की सरकार रही है, लेकिन हर पैमाने में मराठी मानस की दुर्दशा बढ़ रही है। अब ये जनता को देखना है कि आने वाला चुनाव सटीक मुद्दों पर लड़ा जाएगा या खोखले वादों पर। आप मेरे साथ कुछ ऐसी ही तीखे सवाल सरकार से पूछते रहिए, जनता को हकीकत बताते रहिए। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।